तो प्लीज करके आप उस पर इस डेटा पे विश्वास मत करिएगा, क्योंकि कोई भी आपकी जो स्पेशल आप हैं, आपके गॉड ने आपको स्पेशल चेहरा दिया हो, आपकी कदकाठी दी हुई है और आपकी पहचान दी हुई है, शायद इस आपके जैसा कोई होगा नहीं। तो जब आपके भगवान ने आपको एक नेचर में आपको स्पेशल बनाया हुआ है, तो आपकी टिप्पणी करने के लिए कोई और नहीं आपको आ सकता है। मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपके बहुत सारे रास्ते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो हम लोग भी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग बहुत जैसा आप सभी जानते हैं पूर्वांचल के हम भी हैं, तो मेरी माता जी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन्होंने एक बात, उनको एक बात याद रहती थी कि बुक्स नंबर क्या है उनके, मेरे बेटे का किताब नंबर कौन कौन से है, क्या बेटा मेरा कौन सी किताब पढ़ता है। उन्होंने हमें मोटिवेट किया, तो उनको पता होता था कि मैं मम्मी को बताता कि मेरी किताबें आज ये दिन मैं पढ़ता हूँ, तो मेरी माँ जो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको ये बताता ये किताबें निकलेंगी आज पढ़ने के लिए। तो उनको एक वीकली चाहे पर डे के हिसाब से उनको पता रहता मेरा प्लानिंग क्या है, उसके किस हिसाब से मैं पढ़ता हूँ। तो वो मेरे बीच में वो शेयर करती थी, बैठती थी, बस एक ही बात कहती थी, बेटा मैं नहीं पढ़ पाई लेकिन आप पढ़ो। तो मैंने कहा कि हमारे घर का बहुत अच्छा खानदान में भी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मैं पढ़ाई करूँगा। तो जब हम लोग पढ़ने लगे तो बहुत सारे बाधाएं हैं, लोग कहते हैं कि क्या कर रहे हो, ये यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो और आप सिविल सर्विसेज और यूपी पीसीएस दे रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, हमें अपने विश्वास है, हम लोग बेस्ट करेंगे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे तो उसी बीच में कब रिजल्ट आया, कब हम लोग को एक अच्छी जॉब मिली, हम लोग पता नहीं चला। इसके साथ कई जॉब मिली हम लोग को, लेकिन बस ये अपना परफॉर्मेंस हम लोग करते रहे। और इसके पहले मैं आगरा में रहा और आज मैं आपके बीच में हूँ, 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे। हमारे बीच में बहुत सारे इसका टोल-फ्री नंबर भी जारी हो चुका है। मेरा ये प्रयास रहेगा इन बच्चों के बीच में एक फ्री वातावरण दिया जाए। जो अभी विभिन्न स्कूलों से बच्चे आए हैं, मैं कुछ हम लोग इस जनपद के लिए प्लान हम लोगों ने कर रखा है। आप देख रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं कुछ। तो हमारा ये प्रयास है कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, सुरक्षा दें, अच्छा वातावरण हो, जैसे सरकार चाह रही है, जैसे एक जन समुदाय चाह रहा है, हमारा समाज चाह रहा है। तो हम लोग इसमें प्रयासरत रहेंगे और सभी लोगों का योगदान रहेगा और सभी लोगों का सहयोग रहेगा। और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है हमारे बीच में जो मंच पर बैठी है, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग एक आगे बढ़ें, हम लोग एक प्लान करें और आगे सभी बीच में एक अच्छे वातावरण को लेके आए। जैसा आप सभी जानते हैं, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो पूरी तरह से फ्री है पढ़ाने के लिए। पहले साइंस का बच्चा था, साइंस पढ़ता था पहले, अब उसके ये बात आ गई है साइंस के साथ वो मैथ भी पढ़ेगा, मैथ के साथ हिंदी भी पढ़ेगा, हिंदी के साथ ज्योग्राफी पढ़ेगा, ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। तो ये पहली पॉलिसी में व्यवस्था की गई है, किसी भी व्यक्ति को किसी दायरे में बांधा नहीं जा सकता। तो हम फ्री हैं और हमारी हॉबीज फ्री है और हमारे जो आइडियाज हैं वो फ्री हैं, उसको उड़ने दीजिए और गवर्नमेंट के साथ चलिए, जन समुदाय के साथ चलिए और हमारी संस्थाओं के साथ चलिए, अपने गुरुजन के साथ चलिए। मैं ये कहता हूँ कि अर्जुन ढूंढा जाता है आज की तारीख में। मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे द्रोणाचार्य हमारे हुए, लेकिन उनको अर्जुन की ही तलाश थी, वो अश्वत्थामा को भी नहीं बता पाए। क्योंकि ज्ञान लेने वाला आजकल कौन है, कोई है आजकल की तारीख में ज्ञान लेने वाला? आप फ्री एडवाइस दीजिए, लोग कहते हैं कि इनको कोई काम धाम नहीं है, ये फ्री एडवाइस देते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एक अर्जुन की तलाश आजकल सभी को है। हमारे गुरुजन हैं वो अच्छे बच्चों की तलाश कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जिन पर हम कुछ कर सकें, अपना ट्रस्ट कर सकें। तो मैं सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा और इस संस्था को विशेष आभार व्यक्त करूंगा और इस मंच को आभार व्यक्त करूंगा और सारे पेरेंट्स को आभार व्यक्त करूंगा कि आपने एक बहुत अनमोल हीरा तराशा है आगे के लिए और हमारी संस्था की तलाश रही है। और एक आपका सिलसिला यहाँ तक बंद नहीं होना चाहिए, काफी आगे तक जाना चाहिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सभी को धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी हमारे जो भी गेस्ट महोदय हैं और आप सभी जितने भी अलग अलग स्कूलों से सभी लोग आए हुए हैं, आप सभी मेरे साथ एक बार भारत माता की जय का नारा लगाएंगे और उसके बाद मैं 2 मिनट में शायद थोड़ा माहौल बदल दूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शायद मैं आप लोगों से ज्यादा मेरी आवाज निकल रही है,
तो एक बार और आवाज ऐसी होनी चाहिए कि दिल्ली की लाल किले से टकरा के वापस आ जाए, क्योंकि जोश ही आपको आगे लेके जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बस आप सभी से बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब हमारे डीआईएस महोदय का आगमन हुआ ग्रेटर नोएडा में, तो मैंने इस प्रोग्राम के बारे में मैं सर से मिलने गया और मैंने आग्रह किया। सर बोले कि पवन जी, मैं संडे को किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाता हूं, और अब मेरी भाव की परीक्षा थी और मैं 15 मिनट लगा उस भाव के परीक्षा से, और सर का दिल पिघल गया, लिटरली बता रहा हूं, पिघल गया। और सर बोले कि पवन बाबू, कुछ चीजें लाइफ में पहली बार हो जाती है, तो चलिए मैं पहली बार आऊंगा। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं और जो पेरेंट्स मन करें, सभी लोग खड़े होके एक बार हमारे डीआईएस साहब के लिए खड़े होकर ताली बजाना है, बैठ के नहीं, खड़े होकर ताली बजाना है। हमारे इस प्रोग्राम का साफ मकसद बस एक है कि जो गुरु की गरिमा थी वो वापस आ जाए। हम क्यों कर रहे हैं प्रोग्राम? मैं बस एक ही बात चाहता हूं कि हमारे प्रवीण पचारी सर का आगमन हो चुका है, जोरदार तालियां। हमारे ये गुरुदेव हो गए हैं और बहुत सारी चीजें हमने इनसे जीवन में सीखा है। तो मैं अपने सभी प्यारे बच्चों से कहूंगा कि बच्चों, आप बड़े होकर अधिकारी बनना, कोई भी किसी भी विभाग में जाना, शिक्षक बनना, चिकित्सक बनना, लेकिन बेटा थोड़ा इमोशनली रहना, बहुत प्रैक्टिकल मत बनना। नहीं तो जीवन की ऊंचाइयों पे जब आप प्रैक्टिकल बहुत बनते हो ना, तो लोग आपको समझते हैं। यहाँ पे डीआईएस साहब या जितने मेरे गेस्ट आए हैं, सब मैंने भाव से बुलाया है, इसलिए आए हैं। एक बार नहीं 4-4 बार फोन किया है। तो जीवन का एक मूल मंत्र ले लेना, 60% मार्क्स है ना, और अगर तुम्हारे अंदर भाव है, जीवन जीने की कला है, तो आपकी सफलता आपको जरूर मिलेगी और आपके माँ बाप आपका बहुत प्राउड फील करेंगे। सच्चे इंसान को हमेशा सब लोग सम्मान देते हैं। इन्हीं बातों के साथ माता जी का भी जिक्र किया। वस्तुतः देखा जाए तो किसी भी शिक्षा प्रणाली में माताओं का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। माताओं की वजह से बच्चे जो है वो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं और अपने अनुभवों से समाज को जागरूक करते हैं और आगे ले जाने का काम करते हैं। तो सर का धन्यवाद दूंगा, सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा, श्रोताओं का धन्यवाद दूंगा। और इसी बीच अब मैं आज के डेट में बच्चों को और जो अभिभावक हैं वो अपने आप में बहुत ही समझदार हैं। बच्चों को समझाना आज के डेट में नहीं पड़ता। आपसे पहले खुद बच्चे समझे हुए हैं कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इस करने और ना करने के बीच में उनको अच्छी समझ उनके गार्जियन ही दे सकते हैं, उनके अभिभावक दे सकते हैं। सबसे पहले जो शिक्षक हैं वो माँ बाप ही। मेरे आप सभी जो स्टूडेंट आए हैं यहाँ पे, जितने भी शिक्षक छात्र आए हैं, उनसे यही अनुरोध है कि वो अपने माता पिता की बातों को पहले सुने और उस पर अमल करें। यहाँ पे अधिकतर बच्चे हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी पिता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि बच्चे अपने माँ बाप की बातों को नहीं सुनते, और ये सुनना बहुत जरूरी है। पवन जी और ध्रुव जी, इन लोगों ने काफी मेहनत की है, काफी दिनों से मेहनत करते रहे। कार्यक्रम में किसको बुलाना है, कैसे बुलाना है, और किस दोनों हाल में स्थितियां सही हैं, दोनों केयर करते हैं, बट जो है बात माँ बाप की कम सुनी जाती है, दोस्तों की ज्यादा सुनी जाती है, दोस्तों की बातों पर ज्यादा अमल होता है। तो दोस्तों की बातों को छोड़ के माता पिता की बातों को अमल करना जिस दिन शुरू कर देंगे, उस दिन अपने आप में बहुत ऊंचाइयों को जाएंगे। तो यहाँ बैठे सभी छात्रों से मेरी और छात्राओं से यही अनुरोध है कि सबसे पहले अपनी माता और पिता की बातों को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चीज सही होगी, मेरा दोस्त कह रहा था, इसलिए वो चीज सही होगी। दुनिया में 3 लोग याद रखिए, एक तो माता पिता, एक आपके गुरु और एक आप। यही 3 हैं जो आपके बेहतरी के बारे में सोचते हैं। तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप औरों के सुनने के बजाय अपने माता पिता की बात को सुने। वो आपको बहुत आगे ले जाएगा और फिर आपको सुनने के लिए दुनिया आएगी।
तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो जो भी मन से बातें आ रही हैं उनको अपने दिमाग में नोट जरूर करते चलिएगा। अब मैं निवेदन करूंगा अजीत सिंह जी से, जो स्वयं एक एजुकेशनिस्ट हैं, भाषा पे काम करने वाले, भाषाविद भी कह सकते हैं उनको, पत्रकार के साथ साथ संपादक भी हैं और भोजपुरी के लिए एक लंबा संघर्ष उनका जारी है। भोजपुरी कितने लोग जानते हैं भोजपुरी भाषा के बारे में? जी जरूर, सबकी अपनी अपनी रीजनल क्षेत्रीय भाषाएं हैं। यही तो भारत की जो एक कहिए कि अखंडता में एकता, उसके लिए काम करने वाले बड़े भाई और हाँ, ये बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं, बच्चों के लिए चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं। तो सर का जोरदार तालियों से स्वागत करिए और इनके अनुभव से आप लोग सीखिए। धन्यवाद ध्रुव भाई, मंचासीन सम्मानित अतिथिगण, सामने हमारे बच्चे जो सभागार में है और हमारे अतिथिगण, सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और सबसे पहले धन्यवाद दूंगा ध्रुव भाई को कि इतने महत्वपूर्ण विषय और इतने सारे ढेर सारे बच्चों के साथ संवाद का उन्होंने अवसर दिया और डियाल साहब की बातों से अपनी सहमति के साथ और विकास भाई की बातों को आगे बढ़ाते हुए मेरा जो अपना मानना है, क्योंकि बाल अधिकारों पर मैं लगभग 28 वर्षों से काम कर रहा हूँ और एक शिक्षा जगत से भी 25 वर्षों से जुड़ा हूँ। तो जो बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं और जो गार्जियन हैं, पहले तो इनके बीच का जो गैप है वो हमको दूर करना होगा। डियाल साहब ने जैसे कहा है कि नंबर की आजकल बड़ी होड़ है, तो होड़ तो क्योंकि आप जिला विद्यालय शिक्षक महोदय हिंदी मीडियम के विद्यालय का संचालन हम लोग भी देखते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हैं वो बुखार की तरह नंबर देते हैं। उनका नंबर मिलता है 97.8, 99.6। तो बगल में क्या होता, पेरेंट्स जो है इतना पैनिक कर दे रहे हैं बच्चों को कि मिश्रा जी का बेटा तो इतना पाया और शर्मा जी का बेटा 3 नंबर कम पा गया। तो हमारे एक मित्र भी हाल ही में बहुत बड़ा दुखी थे रिजल्ट आने के बाद, हमको बड़ा मायूस है। तो उन्होंने बताया कि बिटिया बड़ा कम नंबर पाई। उनके कितना पाई है? कहीं 85% ही आया। हम कहे आपका कितना था इंटरमीडिएट में? तो कहे हमारा तो 58 है। तो हम कहे शर्म नहीं आ रही आपको? हम कहे आप 58 पे थे और बिटिया 80+ है और आप उसके ऊपर नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। जो हमारा सपना था, या हमारे जितने अभिभावक मंचासीन हैं जो सामने हैं, तो सपना मेरा है, वो अपने सपने को मैं अपने बच्चों पे क्यों थोपते हैं? अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको इंजीनियर बनेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं IAS नहीं बन पाया तो उनको IAS ही बनना है। लेकिन वो न तो IAS बनेगा न तो इंजीनियर बनेगा क्या? वो रीलबाज बनेगा। तो किसी ब्रिज पे खड़े होकर, किसी मॉल में जाकर रील बनाता है और सुबह से शाम तक केवल लाइक देखता है, कितना लाइक हुआ, कितना कमेंट हुआ, कितना शेयर हुआ, जो हमारे समाज के लिए सबसे घातक है। जिस काउंसलिंग की जरूरत है, नोएडा माता पिता दोनों वर्किंग है, सुबह अपना टिफिन लिए चले गए, बच्चा क्या कर रहा है वो हमको नहीं पता। बच्चे को हमने कोरोना पीरियड में जो एक छूट मिली कि हमने मोबाइल दे दिया, मोबाइल मिल गया, वो फ्रेंड्स में बिजी है, उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हमारे जितने बच्चे हैं, हमारी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन आपको सपना देखना होगा अपने लिए। आपकी पढ़ने की जो उम्र है, एक समय है कि 25, 26, 28 साल तक आप कैरियर बना सकते हैं। लेकिन इस बीच में आप फॉलो किसको? आप कलाम साहब को फॉलो नहीं कर रहे हैं और स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप फॉलो किसको करते हैं? कोई बताएगा? नहीं बताएगा। फॉलो आप किसको करते हैं? सलमान खान को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सलमान खान जो फटी जीन्स पहनता है उसको आप फॉलो करके फटी जीन्स और फटी शर्ट पहनते हैं, लेकिन वो फटी जीन्स और फटा शर्ट पहनने के लिए उसका पैसा लेता है। जिस दिन आप उतने काबिल हो जाओ, आपको कोई फॉलो करे,
फॉलो करना है तो आप स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करिए, भगत सिंह को फॉलो कर लीजिए, और आप केवल नौकरी के लिए पढ़ाई मत करिए। हमारे 2 बच्चे हैं, मैंने उनसे 5 ईयर लॉ कंप्लीट किया, दूसरा बेटा BA 3rd ईयर में है। मैंने कभी उनको पढ़ाई के कैरियर के लिए अपने सपने का दबाव नहीं दिया। और जब आप अपना दबाव देंगे तो लड़का भटक जाएगा। और आप अपने सपने को केवल इसलिए नहीं कि आपको नौकर बनना है, नौकर तो बहुत आसान है। नोएडा तो पूरा IT का हब है, पता है 20,000, 25,000, 22,000, 28,000 में आपको नौकरी मिल जाएगी। आप ध्रुव राय और पवन राय की तरफ कोई इंस्टीट्यूट चलाइए, जहाँ पे ढेर सारे बच्चों को एक छत के नीचे बैठाकर उनको एक अच्छी मैथ और साइंस की शिक्षा दीजिए, केवल अपने लिए कि हमको नौकर बनना है। लेकिन हमारे गार्जियन जो हैं वो नौकर बनाने पे आमादा है, किसी भी कीमत पे तुमको नौकर बनाना है। बीटेक करा के उनको जो है उनको 28,000 की नौकरी, पहले आवक के लिए नहीं, आप अपने कैरियर के लिए। एक समय के बाद जब आप पिता बनेंगे, आप गार्जियन बनेंगे, तो आपको जिम्मेदारी का जिस दिन एहसास होगा तो आपको ये लगेगा कि हमारे माता पिता जो कहते थे वो ठीक कहते थे। अभी तो किसी भी बच्चे से आपको कितनी सारी रोज कमेंट आती है कि 2 मित्र साथ थे, एक दूसरे का मर्डर कर दिया, प्रेमी प्रेमिका जा रहे हैं, भी चेतन का केस आया, वो उसको धक्का दे दिया। तो हमारा समाज जा कहाँ रहा है? वो केवल इसलिए कि हमारा संवादहीनता है, पिता का पुत्र से नहीं है, माँ का बेटी से नहीं है, भाई बहन का नहीं है, भाई भाई का नहीं है। हम कर क्या रहे हैं? केवल 99 के चक्कर में लगे हैं। सुबह से माँ भी कमा रही है, पिता भी कमा रहा है, बेटा भी कमाने के लिए लगा है, लेकिन घर का जो माहौल होना चाहिए वो आबो हवा आपकी ठीक है। सबसे पहले उसको ठीक करने की जरूरत है, घर को ठीक करिए। और मैंने तो एक 2009 में एक यात्रा किया था हाजीपुर से दिल्ली तक की, एक देश एक पाठ्यक्रम की। DM, PM, CM का जो बेटा पाठ्यक्रम पढ़े वही गरीब किसान मजदूर का भी बेटा का पाठ्यक्रम पढ़े। लेकिन हमारे देश में क्या है, किसान का बेटा कुछ पढ़ेगा, साहब का बेटा कुछ पढ़ेगा, हमारे बेटा कुछ पढ़ेगा। इस तरह से देश नहीं चलेगा, इस तरह से कंपटीशन नहीं हो सकता। सबको एक देश एक टैक्स हो सकता है, लेकिन एक देश एक पाठ्यक्रम हमारे देश की सरकारें नहीं कर पाई। इसकी जरूरत है। जिस दिन ये जरूरत आ जाएगी, जो हमारी CBSE, ISC, UP, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भाषा अलग कर, इंजीनियर हैं जो टॉपेस्ट लेवल पे लोग बैठे हैं, वो सब हिंदुस्तान के हैं। वो गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, बिहार, छपरा, वहीं के लोग बैठे हैं, सब भोजपुरिया हैं। लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं, केवल अपने यही पैकेज के चक्कर में नोएडा, गाजियाबाद में धक्के खा रहे हैं। और बुखार की तरह जो नंबर मिल रहा है उसमें हमारा गार्जियन उलझा है कि मिश्रा जी की बिटिया इतना पा गई, जो पांडे जी की बिटिया इतना पा गई, हमारा बेटा इतना क्यों पा गया। तो आप सभी गार्जियन से आग्रह है कि नंबर डेवलप कीजिए। आपको लेने के लिए कंपनियां भी लाइन में लगी होंगी, आपके लिए लोग भी होंगे, और भारत में पूरे भारत से लोग जाके बाहर विदेशों में विदेशियों को मजबूत कर रहे हैं, और विदेशियों को हमारी कीमत पता है, इसलिए वो हमें अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं। एक सतत प्रक्रिया है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट अ रैंडम इफेक्ट, नॉट एन एलोपैथी। एलोपैथ नहीं है भाई साहब कि आप किसी टीचर के पास लेके गए और बच्चे को उसने पढ़ाया और आपका बच्चा 60%, 50% से 90% या 100% लेके आ जाए। 100% वाला भी बहुत अविश्वसनीय, अकल्पनीय कार्य कर रहा है। तो अपने बच्चों के अंदर वो विश्वास भरिए, क्योंकि जीवन कभी एक जैसा नहीं चलता है। जीवन हमेशा ECG के ग्राफ की तरह चलता है, वो साइनोसॉइडल है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। और उसमें अगर आपका बच्चा चारित्रिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से मजबूत होगा तो ही सरवाइव कर पाएगा भाई साहब, नहीं तो फिर ऐसी छोटी छोटी घटनाएं करके वो आपका और आपके कुल खानदान का नाम डुबो देगा। आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। लेकिन हाँ, ये चिंतन शिविर भी है, आज का ये जो कार्यक्रम है चिंतन शिविर भी है। इसमें से कुछ बातें बहुत अच्छी आपको लगेगी, कुछ बातें बहुत बुरी भी लग सकती हैं। बुरी बातों को यहीं छोड़ के जाइएगा,
अच्छाई को लेके चले जाइएगा। अब मैं हमारे बीच उपस्थित पूर्व लेबर कमिश्नर और लेबर जज आदरणीय ब्रिजेश राय जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए और कुछ शब्दों में बच्चों का मार्गदर्शन करें और उसके बाद हम जेपी पब्लिक के बच्चों को सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DIS गौतम बुद्ध नगर श्री इंदु शेखर जी, भाई मनोज त्यागी जी, अनुज रजनीश जी, प्रियानु जी, अजीत सिंह जी, डॉक्टर प्रवीण पचौड़ी जी और मेरे परम प्रिय मित्र और छोटे भाई विकास त्रिपाठी जी, ध्रुव और पवन दोनों भाइयों को मैं पहले धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। कल रात को मैसेज गया कि भैया आप पता लगा है आप नोएडा में है, आपको आना है, तो आप लोगों के बीच संवाद का आपने एक अवसर दिया। नहीं तो हम तो अपने कुछ मित्रों से मिलके चले जाया करते हैं। हमारे भाई सुरेंद्र त्यागी जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे चिंटू त्यागी जी बैठे हुए हैं, हम लोग इनका चिंटू ही नाम लेते हैं, समाजवादी नेता हैं तो यहाँ के बड़े तेज प्रताप त्यागी जी नाम से भी हमारे भाई सर्वेश जी हैं। मैं आप लोगों में से बहुत लोगों को पहचानता हूँ, लेकिन अब नाम नहीं लूँगा, मैं असली बात पे आता हूँ। मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, बहुत आप लोग फेसबुक पे व्हाट्सएप पे रहते हो और पढ़ते भी रहते हो, एक बहुत प्रसिद्ध कोट है शिक्षा को लेकर के कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये किसने कहा था? कोई बोल दे जिसको याद है। ये फेसबुक व्हाट्सएप पर बहुत दिखता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये आप लोगों ने देखा। अभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये किसी कोर्स में पढ़ाया गया आप लोगों को? किस क्लास की किताब में आपने पढ़ा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया? एक और बताता हूं, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। ये उपनिषद का कूट है, कहीं पढ़ा आप लोगों ने? न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम, न मुझे स्वर्ग की कामना है न राज्य की कामना है, मैं प्राणियों के दुख के काम आप मेरी इच्छा है। तीसरा कूट, विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विनय देती है। शिक्षा क्या देती है? दहाड़ने को कहती है। मात्र इसका अगर हिंदुस्तान में फर्क समझ ले आदमी, तो कोई बच्चों को शिक्षित करने की बात नहीं करेगा, सब विद्यावान बनाना चाहेंगे। हमारे हनुमान जी क्या थे? विद्यावान गुणीयति चातुर। उनको शिक्षावान नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? कि शिक्षा और विद्या में फर्क है। शिक्षा का फर्क क्या हुआ है कि जब लोग शिक्षित हो जाते हैं तो माँ बाप से अपने को बड़े समझने लगते हैं, मेरी तो माँ पढ़ी लिखी नहीं, समझाते हैं बच्चे। आप लोगों में से कोई अलग नहीं है, हम आप अलग नहीं है। शिक्षा ने जो देश की दुर्गति की, वो केवल इसलिए हुई कि हमारे गुरुओं ने शिक्षा और विद्या का फर्क करके विद्या को किनारे करना, संस्कार सिखाना ही भूल गए। अभी अजीत जी कह रहे थे, हमारे जय साहब भी कहे कि हम व्यवहारिक बात सिखाएंगे। क्यों भाई? क्या गुरुओं ने यही सिखाया था कि जब दबाव में आओ तो कोलैप्स हो जाओ? कि माँ बाप ने सिखाया था? कारण बस केवल ये है, हमारे अपने दो परिचितों, हमारे बड़े करीबी मित्रों के एक बेटे और एक बेटी ने शिक्षा में फेल होने पे आत्महत्या किया है। मैं बड़े करीब से इसका दर्द समझा हूं। आप लोग बच्चों को समझाइए
99% नंबर ला के बच्चा जो है उसके बाद में लगता है मेरे भाई बच्चे को हमने जो है 100 क्यों नहीं ले आया। हम क्यों ऐसा सोचते हैं, क्यों उसके ऊपर दबाव डालते हैं। अभी हमारी एक नतनी है, हाई स्कूल का एग्जाम दी है, जिस दिन रिजल्ट आया उसकी मम्मी का फोन आया, ऐसी चीज जानते हैं कि चाचा उसको समझाइए, तो रो रही है, मुझे कितना नंबर आया है, हम तो भूल ही गए थे कि वो हाई स्कूल में है। तो कहीं 96% आया है, वो रो रही है। तो मैंने उसको पहले समझाया, समझ गई। आज सुबह मैं आ रहा था तो गाड़ी में देखा उसका एक मैसेज आया है। मैंने उसका मैसेज खोला तो एक होर्डिंग थी, लिखी कि नाना जी पहचानिए होर्डिंग में मैं कहाँ हूँ। कोचिंग वाले आजकल होर्डिंग छपवाते हैं, जो बच्चे अच्छा नंबर पा जाते हैं स्कूल वाले। तो नाना जी खोजिए इस होर्डिंग में मैं कहाँ हूँ। तो बच्चों को गार्जियन कैसे संभालते हैं, बच्चों को उनके गुरु कैसे संभालते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ये बात सही है कि आज की आवश्यकता ऐसी है कि मदर फादर दोनों को सेवा करनी पड़ रही है, और उसकी वजह से बच्चे क्या सीखना है वो केवल मोबाइल से सीख पा रहे हैं। डीवाई साहब कह रहे थे कि हम लोग के समय में तो मार्किंग की बातें ही नहीं थी। हालांकि आजकल के बच्चे ज्ञान देते हैं, हमारे भी बच्चे ज्ञान देते हैं। मेरे आपके समय कंपटीशन कुछ और था, हम लोगों के समय कुछ और है। तो सही में देख के लगता है नीट में 20-20 लाख 25-25 लाख बच्चे फार्म भर रहे हैं। पीसीएस में 10 लाख के ऊपर और आईएएस में फार्म जा रहे हैं। जब हम लोग आईएएस पीसीएस शुरू किए थे डीवाई साहब तो हमारे काफी बाद आए रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में 1.25 लाख फार्म पड़ जाता था, तो हम लोग कहते थे करिए यार इस बार कैसे सिलेक्शन होगा, बड़ा लड़के फार्म भरे। अब लगता है कि 10 लाख लड़के प्री का फार्म भर रहे हैं। कितना समय बदल गया है। और तब भी मेहनत के बल पे लड़के निकले। कोचिंग उस समय थी ही नहीं। प्राइमरी स्कूलों की दुर्दशा आप लोगों से ज्यादा उस समय थी जो इस समय है। शहर के जो स्कूल थे वो आज पता नहीं, अंग्रेजी नाम वाले बहुत स्कूल हो गए हैं, नाम बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोगों के समय में जो शहर के सबसे अच्छा विद्यालय हुआ करता था वो जीआईसी और जीजीआईसी हुआ करता था, गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लड़कों का। उसमें जिसके बच्चे का एडमिशन हो जाता था वो बताता था कि हमारा बेटा जीआईसी में पढ़ रहा है। आज कौन जीआईसी में पढ़ाना चाहता है बच्चों को। ऑनलाइन शिक्षा और मोबाइल पे पढ़ के बच्चा क्वालिफाई नहीं कर सकता, इसका कोई अपवाद नहीं है। ये मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूँ। आप लोग अपने बच्चों को कहिए बंद करें मोबाइल और किताब पढ़ें। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, किताब पढ़ें। जब तक बुक से स्टडी नहीं करेगा बच्चा तब तक जो है वो आगे नहीं जा पाएगा। बाकी मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं गार्जियन दोनों से अनुरोध करूँगा कि आपस में संवाद बढ़ाएं। कुछ समय गार्जियन बच्चों के लिए जरूर निकालें और बच्चे अपने माँ बाप के पास जरूर बैठे। और जो भी गुरु हो, आज के गुरु हमारे शिक्षक ही हैं, उनकी बातें ध्यान से सुने। वो आपको पढ़ा नहीं सकते। ये कहावत है ना कि घोड़े को नदी तक ले जाया जा सकता है, पानी तो घोड़े को ही पीना पड़ेगा। तो आप कितना ही तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं, आपको केवल गाइडेंस दी जा सकती है। बच्चों, मेहनत, परिश्रम और पढ़ने का तरीका तो आपको अपना खुद ही निकालना पड़ेगा, और बिना उसके सफलता कहीं नहीं है। मैं आप लोगों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देते
वैसे भी जो ये हम शिक्षा ले रहे हैं, जो हम स्कूली शिक्षा ले रहे हैं, यह एक आप कह सकते हैं औपचारिक शिक्षा है, ये लिमिटेड है। लेकिन जो जीवन भर आप और हम यहाँ बैठ के जो सीख रहे हैं, रास्ते में आते हुए आपने जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षा कभी रुकेगी नहीं। किताबों की तरफ आकर्षित होइए, किताबों की तरफ लौटिए। आज बच्चा हमसे कहता है सर नोट्स दे दीजिए, हम नोट्स से पढ़ लेंगे लास्ट दिन। लास्ट दिन के नोट्स से कोई पढ़ाई नहीं होता है, पास होता है। नोट्स आप खुद बनाएंगे जब आप चिंता करके अपने शब्दों में चीजों को लिखेंगे, जब अपने शब्दों में किसी टॉपिक को विश्लेषण करेंगे, उसको समझाएंगे, एनालिसिस करेंगे, तब जाके जो बनेगा वो बेहतर नोट्स होगा। इस क्रम में मैं अब जेपी पब्लिक स्कूल से आए हुए, शायद प्रिंसिपल मैम किसी व्यक्तिगत समस्या की वजह से आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई, अन्यथा वो हर कार्यक्रम में यहाँ मौजूद रहती हैं, मिसेस नैन्सी अग्रवाल मैम और मंजूषा चंद्रन मैम, ये हमारे बीच मौजूद हैं। मैं इनको मंच पे सादर आमंत्रित करूंगा। साथ ही स्कूल से आए हुए इनके स्कूल से आए हुए सभी बच्चे, जेपी पब्लिक स्कूल के बच्चे आगे आए, मंच पर आए। मैडम आइए प्लीज। हेलो हेलो जेपी स्कूल के बच्चे एक बार मंच पर आ जाएं, लाइन लगा के। आ जाइए मैम प्लीज, आप लोग आ जाइए। डीआईओ साहब और अन्य सभी अतिथि से मैं निवेदन करूंगा कि वो इन बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके सम्मानित करें। और शिक्षक आप मैडम आप आगे। अब एक कैमरा मैन कहाँ चले गए? आप बहुत मस्त। Why were you locked in? Why were you locked in for the teachers? I mean, I thought they were saying useful stuff. Holy shit, bro, this is blame. This is like the blame. मिसिका बंसल, सक्षम, जगन, हृदया, एक साथ लाइन में लग जाए, एक ही साथ सभी की ग्रुप फोटो हो जाएगी एक साथ। जगन, सभी बच्चे और पेरेंट्स ताली बजाते रहे बच्चों के लिए। हृदया, अभिजय मिश्रा, अनन्या चौधरी, ऐसिनी गुप्ता, ईशानी क्या नाम है? ईशान, गलत नाम लिख दिया। आरव उपाध्याय, आदित्य राज, फैंसी, आरना, चयांग, आनंद सिंह गिल, आदि अनंत। आज जिनका हो गया वो नीचे की तरफ आ जाएं, एक ग्रुप फोटो हो जाएगी, उसके लिए रुके रहेंगे। रिद्धिमा, जसमीत एंड जगन, हाँ जी शायद आप ही का, आप इसको ऊपर करेक्ट करवा दीजिएगा, दूसरा फिट करवा दीजिएगा, ठीक है? हाँ जी हाँ आप कह लीजिए थोड़ा सा। सारे बच्चे अपने टीचर्स के साथ एक ग्रुप फोटो करवा लें।
धन्यवाद। जिन बच्चों ने मेडल और सर्टिफिकेट ले लिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने टीचर की प्रेजेंस में बगल में नाश्ते का अरेंजमेंट है वो जरूर लें, ताकि ज्यादा डिस्टर्ब भी ना हो और आप नाश्ता भी ले पाएं। जी, अब मैं इस बीच हमारे बीच मौजूद बड़े भाई रजनीश राय जी, पूर्व प्रवक्ता भाजपा किसान मोर्चा, से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और बच्चों का मार्गदर्शन करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला गौतम बुद्ध नगर के DIS महोदय और उसके साथ साथ मंच पर विराजमान बड़े भाई पूर्व श्रम आयुक्त श्री ब्रिजेश राय जी, श्री अजीत सिंह जी, बड़े भाई विकास त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक में से दो छोटे भाइयों के गुरु, हम सभी के भी अभिभावक डॉक्टर पचौरी सर जी, बड़े भाई मनोज त्यागी जी, आप सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। साथ साथ इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ साथ आए हुए जितने अभिभावक महोदय हैं, आप सभी लोगों का भी आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। इसके बीच जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से छोटे भाई ध्रुव और पवन ने जो एक साथ बच्चों और अभिभावक दोनों लोगों से संवाद करने का अवसर दिया, इसके लिए इन दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। वैसे तो मेरे आने से पहले लगभग सारी बातें हमसे पूर्व के वक्तागण बता चुके हैं, बहुत कुछ नया बताने को नहीं है। इन सारे बातों का यदि आप लोग निकालेंगे तो बस इतने से समझने की आवश्यकता है कि हम लोगों के और बच्चों के बीच कितना बड़ा गैप बन गया है। जैसा कि अजीत भैया ने बताया, और यदि इन्होंने कुछ कहा है तो वो जो भी बातें इन्होंने कही हैं वो बहुत व्यवहारिक बात कही है, और इनकी बातों में थोड़ा समय और जोर इसलिए देना चाहूंगा कि हम लोगों के बीच बैठे हुए ये इकलौते व्यक्ति हैं जिनका अपने ही बच्चों के अतिरिक्त अन्य समाज के उन बच्चों के साथ भी काम का एक लंबा अनुभव है जो सामान्य तौर पर बेहद वंचित और उपेक्षित बच्चे होते हैं। इसलिए यदि आप लोगों ने इनकी बातों को सुना होगा तो उन बातों को थोड़ा सा गौर करने की और गंभीरता से उस पर विचार करने की आवश्यकता है। वेद और उपनिषद का उदाहरण देते हुए बड़े भाई हम सभी के अभिभावक हैं ब्रिजेश राय जी ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। आपके बात करने के क्रम में कोई एक बच्चा बार बार हाथ उठा रहा था कि ये बातें मैंने पढ़ी है। जरा खड़े हो जाओ बाबू, क्या नाम है आपका?
ये वंश वंश कहाँ के रहने वाले हैं? नोएडा। इनके माँ बाप भी आए हैं क्या? अगर आपने वास्तव में पढ़ी होगी या सुनी होगी तो आपके माँ बाप को सल्यूट है। इतने बच्चे और इतने अभिभावकों के बीच कोई एक बच्चा यदि किसी उपनिषद का संदर्भ अगर किसी परिप्रेक्ष्य में दिया जा रहा हो और हाथ उठा के अगर वो बच्चा ये कहता है कि ये वाक्य मैंने सुना है या ये मैंने पढ़ा है, तो आज के समय के लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे प्रकरण में ये है कि आज हम दोनों ही तरह के लोग एक साथ बैठ करके कई समस्याओं पर हमसे पूर्व के वक्ताओं ने चर्चा कर दी है। एक उदाहरण अभी पिछले साल का मैं दे रहा हूँ। लखनऊ में कंसल करके सोसाइटी है, किसी बच्ची का 98 से 97% मार्क्स आ गया। हाई स्कूल में शायद 98 आ रहा होगा और 97 आ गया उसका इंटरमीडिएट में। सिर्फ माँ ने इतना ही कहा कि बेटा 98 से 99 होना चाहिए तुम्हारा, तो 1% डिक्रीज हो गया। बच्ची गई और 12वीं मंजिल से कूद गई। ऐसी शिक्षा का हम क्या करेंगे? और प्रशासनिक सेवाओं में भी पहले तो कारपोरेट में ये सारी चीजें होती थी कि बहुत काम का प्रेशर है, कंपनियां जितना पैसा देती हैं उससे अधिक उनसे काम लेती हैं, उसका बहुत प्रेशर क्रिएट करती हैं, इस वजह से बच्चे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में प्रशासनिक सेवाओं में भी देख रहे हैं कि अच्छी अच्छी पोजीशन होल्ड करने के बाद आई इसमें यदि सीबीएसई, आईसीएसई और हो सकता है कि इसमें कुछ यूपी बोर्ड के भी बच्चे होंगे। जहां तक मैं जानता हूं कि अभी चर्चा में हम लोगों के बीच बात आ रही थी, देवेश साहब भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सभी कोर्सों के सभी बोर्डों के कोर्स अलग अलग हैं। तो यदि सभी कोर्स में जितने भी विषय होंगे उन विषयों में जो प्रश्नावली होगी, जो सिलेबस होंगे वो अलग अलग होंगे। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा आईसीएसई में पढ़ रहा है वो सीबीएसई में नहीं पढ़ रहा होगा, जो सीबीएसई में पढ़ रहा है वो हिंदी मीडियम में के बच्चे को उसकी जानकारी नहीं होगी। ठीक उसी तरह से यदि थोड़ी सी सूक्ष्मता से आप लोग देखेंगे, समझेंगे, तो आप पाएंगे कि यदि किसी एक विषय में अगर हम पूरी किताब को 100 सवालों में अगर समेटते हैं कि किसी एक विषय में 100 सवाल होंगे और कोई भी बच्चा उसमें से 50 सवाल या 50 सवाल का जवाब याद करके जाता है, संभव है कि उसमें से वो किसी एक बच्चे के जिन 50 सवालों को उसने याद किया होगा उसी में से उसको 10 सवाल आ गए प्रश्न पत्र में और उस बच्चे ने उस 10 प्रश्न पत्र का जवाब लिख दिया। संभव है कि उसी में से किसी बच्चे ने 70 सवालों का जवाब याद किया होगा और संजोग ऐसा रहा कि वो 10 सवाल उस प्रश्न पत्र में नहीं आए जो उस बच्चे ने नहीं याद किया होगा। तो क्या ये मापदंड है? क्या ये मापदंड है? संभव है ना कि किसी बच्चे ने 90 प्रश्न याद कर लिया होगा, 10 ये सोच करके छोड़ दिया होगा कि ये शायद नहीं आएगा, और किसी बच्चे ने उन्हीं 10 सवालों का किसी बच्चे ने उन्हीं 10 सवालों को याद किया होगा और किसी बच्चे ने उन्हीं 10 सवालों को याद किया होगा और संयोग से वो 10 सवाल उसके प्रश्न पत्र में आ गए। वो 10 सवालों का जवाब लिख करके हो सकता है कि 98% नंबर लेकर के चला गया। क्या उसकी योग्यता का ये मापदंड है? और यदि नहीं है तो हम अपने बच्चों से इस तरह का दबाव क्यों बनाते हैं? बहुत अच्छी बात है। ये सारी बातें अगर इस पर हम लोग बहुत अधिक जोर देंगे तो बच्चों को कहीं इस रूप में ना प्रोत्साहन मिल जाए कि नहीं बहुत नंबर नहीं लेना है, बहुत पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा दबाव नहीं लेना है। इन सारी बातों का ये भी संदर्भ नहीं है कि आप इन बातों को दूसरे तरीके से लें और विषय में आने वाली जो भी चीजें हैं उसको गंभीरता से ना लें या उस पर बहुत एकाग्रता से ना ध्यान दें। ऐसा नहीं है। ये एक गार्जियन के स्तर पर आप लोगों से एक संवाद है कि हम सभी जिस दौर से यहाँ आकर के बैठ करके बात कर रहे हैं, यदि किसी का अगर वैसा बैकग्राउंड नहीं होगा कि उसकी पूरी शैक्षिक व्यवस्था शहरों पर निर्भर रही होगी, तो जो भी लोग गांव से आकर के हमसे या हमसे पहले की पीढ़ी जो गांव से आई है उसमें से किसी का ऐसा रहा होगा कि 60% 70% तक आया रहा होगा। 2000 से पहले तो 60-70% के नंबर बहुत अपवाद स्वरूप किसी के आते थे, उसमें एक मैं भी था। लेकिन उसके बाद की यकीन मानिए उसके बाद की जो वास्तविक शिक्षा हुई वो समाज जीवन से हुई।
और समाज जीवन की जो शिक्षा होती है, आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ तो लोग अपने अपने किसी कार्यक्रम में किसी ऐसी स्थिति को जब सामना करना होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समाज जीवन से गुजरा होता है या उसके अपने जीवन के कालखंड में यदि कोई ऐसा संघर्ष का दौर रहा होगा तो उसको किसी विषय को याद करने की जरूरत नहीं है। और मेरा मानना है कि जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो किताबों को जरूर पढ़ें, लेकिन गार्जियन की जिम्मेदारी है कि गार्जियन थोड़ा सा अपने बच्चों से संवाद भी जरूर करे, क्योंकि बच्चों को यदि सारे सवालों का जवाब उसको कंप्यूटर और मोबाइल से मिलने लगेगा तो निश्चित रूप से बच्चा आपसे दूरी बना लेगा। हम गार्जियन के तौर पर भी अगर ये देखते हैं कि अपेक्षाएं तो डाल लेते हैं कि नहीं हमारा बच्चा भी 67 की बजाय 96 ले आए। अभी जैसे भैया आदित्य बता रहे थे कि किसी गार्जियन का खुद का 58 आया है और बच्चे ने पूरा पलट दिया 85 ले आया, लेकिन उसके बाद उसको कोई संतोष नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसको इस बात से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि जो बच्चा, कई बार ऐसा होता है, अभी शायद आज के कार्यक्रम में कुछ प्रशासनिक सेवाओं से लोग आने वाले थे, मुझे याद है कि अभी 2 साल पहले की एक मूवी आई थी 12th फेल। कितने बच्चों को याद है वो मूवी? 12th फेल मूवी आप लोग जरूर देखिएगा। 12th फेल एक बच्चा किस तरह से अपने लगातार संघर्ष के बल पर, लगातार प्रयास और परिश्रम के बल पर एक लीजेंड बनता है, एक आइडल बनता है, वो उस मूवी में दिखाया गया है। उसका मतलब एक सीधा सा इतना सा है कि यदि किसी भी बच्चे का मार्क्स हाई स्कूल हो या इंटर हो, जो आज सम्मानित होने वाला बच्चा है, उसमें यदि किसी का 60%, किसी का 70%, किसी का 80% आया होगा तो इतना तो तय है कि वो यहाँ पास होकर के आया है। आज यहाँ कोई किसी फेल बच्चे का सम्मान नहीं होता है, वो यहाँ पास होकर के आया है। और उस मूवी का सार यही था कि जिस दिन से और जहां से आप चाहेंगे, जिस समय से आप अपने आप को लेकर के एक प्रण ले लेंगे, उस दिन से आप जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे उसको पा लेंगे। उस मूवी का जो सार जो मैं समझ पाया था, बच्चों को थोड़ा इस तरह की चीजों की तरफ आप लोग ले जाइए, उससे कम्युनिकेशन रखिए, उसके सारे सवालों के जवाब के लिए उसको मोबाइल और लैपटॉप पर या कंप्यूटर के भरोसे मत छोड़ दीजिए, क्योंकि लैपटॉप और कंप्यूटर उसके सवालों का जवाब दे देगा, उसमें कोई भावनात्मक रुचि वो नहीं बताएगा। उसको ये नहीं बताएगा कि सफलता को संभालना कैसे है, वो सफल होने के तरीके बता देगा, लेकिन सफलता से ज्यादा उसको संभालने के तरीके की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हम लोग समाज जीवन में संघर्ष करते हैं तो बहुत तरह की विषम परिस्थितियों से गुजरते रहते हैं। अक्सर एक बात मैं कहता भी हूँ कि जीवन में अनुकूलता किसी भी व्यक्ति की वो अवस्था है जो आपको ऐसी मरीचिका में ले करके रखेगा कि आपको लगेगा कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, हमेशा अंतहीन मरीचिका में रखता है। इसलिए अनुकूलता के बीच यदि प्रतिकूलता आती है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को समझाएं कि अगर विषम परिस्थिति आती है तो किस तरह से हमको किन किन व्यवस्थाओं से गुजर करके और उसको संभाले रखना है। नहीं तो संभव है कि जो शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं, जो आप उसको संस्कार या संसाधन आप उसको दे रहे हैं, उससे बहुत आसान है कि आपका बच्चा सुंदर पिचाई बन जाए या आपका बच्चा किसी भी बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाए, लेकिन आपका बच्चा नरेंद्र मोदी भी बन सकता है। इसके लिए उसके पास अपरिमित संघर्ष क्षमता चाहिए होगी। अपरिमित संघर्ष क्षमता अगर उसके अंदर है और अगर वो उसको संभाल कर रखने की स्थिति में है तो निश्चित रूप से वो बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। बाकी बहुत सारी बातें हम लोग जो कहे हैं वो सभी बातें आप लोग जानते हैं, जरूरत उसको याद दिलाने की है। आज हम सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों में उन बातों को सिर्फ याद दिलाया है, इस उम्मीद से कि इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग अपने बच्चों का पालन पोषण और उससे जो अपेक्षाएं हैं वो उसी आधार पर करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत हेलो, धन्यवाद भाई साहब, आपने भी उन चीजों को छुआ, उन बिंदुओं को छुआ जिसकी जरूरत आज सबसे ज्यादा है कि अगर सफलता मिल गई तो उसको संभालने का हुनर भी चाहिए। और इसीलिए किसी भी सफलता का रास्ता जो है वो संघर्ष से होकर गुजरता है। वो संघर्ष हमें तैयार करता है
क्योंकि जब आप किसी पद पर बैठ जाते हैं तो वहां पर बैठना, वहां पर बने रहना और उस पद पर अमिट छाप छोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है आपके जीवन का, ताकि लोग आपको अनुसरण करें, आपको याद करें कि हमसे पूर्व अधिकारी, हमसे पूर्व शिक्षक या हमसे पूर्व के नेता ये काम करके गए हैं और हमें इसको एक टॉर्च बियरर के रूप में इसको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच अब मैं निवेदन करूंगा, आप आइए, मयंक जी आइए, और हमारे सभी गेस्ट को जो है जीएनआईटी परिवार की तरफ से सॉल और स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजा दें। सभी गेस्ट का एक बार दोबारा से बीच में सम्मान हो जाए। उसके बाद ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल से आई हुई आदरणीय प्रिंसिपल मैडम, आपसे निवेदन है आप भी मंच पे आ जाएं और हमारे डीआईओ साहब का और अन्य अतिथियों का सम्मान करके, और उसके साथ जेएनडब्ल्यूएस के बच्चों का सम्मान किया जाएगा। वो बच्चे तैयार रहें, एक लाइन लगा लें, बल्कि इधर एक लाइन बना लें आप लोग। ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल के जो भी बच्चे आए हैं वो सब एक लाइन बना लें, बीच में ही ऐसे एक लाइन बना लें। पवन जी, कौस्तुभ जरा पवन जी को बुलाओ। मैडम कासवी आते रहे जिन बच्चों का नाम श्रेष्ठ होगा या श्रेष्ठा होगा। प्रणव, कोई नाम में गलती होगी तो आप ऊपर जाके सुधार करवा लीजिएगा। अंकदेव पांडे, खुशी सिंह, यश कसाना, आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कौशल्या वर्ल्ड स्कूल की चेयरपर्सन कुशल मैम का। मैम आपसे बच्चों को मेडल भी आप पहना के आगे भेजिए। साथ ही रविंद्र सर जी के लिए भी तैयारी बजाएं। सर आए हैं यहाँ पर। सभी बच्चे, मैम प्लीज सर का सभी बच्चों को उनका सर्टिफिकेट मिल गया। मैं उनका सम्मान मंजू मैम का सम्मान कुशल मैम के हाथों से करवाया जाए। कौन सर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैडम ने अपना बेशकीमती समय निकाल के हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। अब हमारे प्यारे बच्चे जिनको सर्टिफिकेट मिल चुका है वो ऊपर आए और अतिथिगण से मेडल लेकर एक एक यादगार हमारे लिए एक फोटो खिंचवाने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों जो आप यहाँ तक आए। हाँ, जो भी टीचर है मैम प्लीज, सविता मैम और टीचर जो भी हैं वो आ जाएं और टीचर्स का टीचर्स का सम्मान मोमेंटो देकर करें।
चलो बच्चों, आप लाइन से इधर आए, एक एक करके। कुछ बच्चे नीचे खड़े हो जाएं, जिनको मेडल हमारे साथी वहीं पहना देंगे। मेडल पहनाने में आप लोग देर कर रहे हैं, हमारे सहयोगी ढीले पड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सहयोगियों से निवेदन है कि कृपया हमारा हाथ बताएं। आप हमारे हाथ, पैर, आंख, नाक, कान सब हैं। देखिए, आपकी वजह से सारे अतिथिगण खड़े हैं और बच्चे मेडल पहन के आ नहीं पा रहे हैं, बहुत गलत बात है। कहने के बावजूद भी इस तरह की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। हमारे सभी प्यारे बच्चे मुस्कान के साथ एक फोटो बनवाएंगे। फोटो यादगार होगी जब इतने सारे शिक्षाविदों के बीच में खड़े होकर आप इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। पेरेंट्स भी अपने अपने फोन में इस मोमेंट को कैप्चर करते रहें। अवधेश मामा, और आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, मुझे मेरी नजर अभी पड़ी। सभी को प्रणाम। हाँ जरूर, तुरंत आइए, तुरंत आइए। अच्छा नहीं लगेगा, हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए। आरआरपी स्कूल रणवीर, कौशल्या वर्ल्ड, जिन जिन बच्चों का नाम लिया जा रहा है वो तेजी से आते रहे। अंशिका, उन्नयन, यश श्रीवास्तव, कौशल्या वर्ल्ड, भक्ति बंसल, कौशल्या वर्ल्ड, अनुष्का अग्रवाल, हिमांशी, नायसा यादव, अविता, कौशल्या वर्ल्ड स्कूल अविता। और इन स्कूलों के टीचर्स भी जरूर आए। जिन बच्चों का नाम लिया जा रहा है उन बच्चों के साथ टीचर्स आए और अपना लक्ष्य शर्मा, अनवी गुप्ता, DWPS। अच्छा है इनका नाम इसमें? आपके हाँ, हमारे जो भी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स हैं वो प्लीज बैठें और कार्यक्रम के बाद आपका नाम आएगा और जिसका नाम नहीं होगा उसके नाम को बनाया जाएगा। सभी के लिए जानकारी है, केवल सर आपके लिए नहीं है। आपका धन्यवाद जो आपने हमें बीच में याद दिलाया। भरत राम ग्लोबल स्कूल के जो भी बच्चे 10-15 मिनट की और बात है। जिनकी फोटो होती जाए उनको कृपया हटाते रहें। कैमरामैन उनको बोलते रहें कि हो गई फोटो आपकी, इससे बच्चे भी आगे होते रहेंगे। भरत राम ग्लोबल स्कूल के सारे बच्चे, चलो बेटा आप लोग नाश्ता लीजिए प्लीज। सर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक, हाँ जी बच्चे मैडम जरूर बुलाएंगे, बुलाने के लिए ही आपको, आपके पास हम गए थे बुलाने के लिए। किसी का सम्मान कम नहीं होने देंगे, एक बार हो जाने दीजिए प्लीज। ये हमारे लिए सौभाग्य। कोई बात नहीं, जो जिनका गलत आ गया वो वेट कर लें, थोड़ी देर वेट कर लें और पूरे सर्टिफिकेट के बीच में से आप अपने सर्टिफिकेट को ले लीजिए। थोड़ी देर रुक जाइए, 2 मिनट हो गया। ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल, कहाँ है आपके बच्चे? आपका नाम?
अच्छा, वो राजवंश तो हमारे बच्चे स्पेशल मोस्ट। कैसे हैं राजवंश जी? आइए आइए। ऑक्सफोर्ड विंग से जो भी टीचर्स और स्टाफ के लोग आए हों उनसे रिक्वेस्ट है वो भी आगे आए। प्रीति मैम प्लीज। सर्टिफिकेट के लिए आप लोग अंदर तो प्लीज मंच पे आए और अपने साथ जो भी लोग आए हैं उनको भी ले आइए। सभी लोग आ जाएं एक बार। अवधेश मामा, आदरणीय अवधेश मामा, सतेंद्र भैया, आप लोग आ जाएं मंच पे। सुधीर भैया, आप लोग आ जाएं और हमारे बच्चों को सम्मानित करने का काम करें। अंजलि का मेडल लेने का काम करें। टीचर्स प्लीज ना जाएं, टीचर्स वेट कर लें थोड़ी देर और उसके बाद लंच शुरू हो जाएगा। लंच करके ही जाइएगा आप लोग। दिल्ली वर्ल्ड स्कूल के बच्चे, कौशल्या वर्ल्ड के सभी बच्चे हो चुके हैं अगर, तो अब सेरोन इंटरनेशनल के बच्चे जो आए हुए हैं, सेरोन इंटरनेशनल, और उसके बाद जेएस कॉन्वेंट के बच्चे, सेरोन इंटरनेशनल के बाद जेएस कॉन्वेंट के बच्चे लाइन लगा दें। हाँ, कौशल्या के जो बच्चे नहीं हो पाए हैं उनको आ जाए आगे की तरफ। कौशल्या वर्ल्ड के जो भी बच्चे हैं वो सब आगे की तरफ आ जाए। सर्टिफिकेट की जो समस्या आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि लोगों ने लिस्ट पहले नहीं किया। आगे बढ़ते रहो बेटा। मेडल लेने के बाद आगे बढ़ते नहीं हो। सर्टिफिकेट में अगर आपका नाम एक्सचेंज है आप बाद में उसको चेंज करिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से स्कूलों से लिस्ट मांगी जा रही थी, वो नहीं दे पाए, इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। चलो बेटा आगे बढ़ो ना। हाँ आप आइए। जो भी हमारे शिक्षकगण जो अलग अलग स्कूलों से आए हैं वो सभी लोग लिस्ट के हिसाब से भी नाम बुलाई जाएगी। संजय शर्मा सर और उनके साथ आए हुए जो भी लोग हैं वो बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं, वो आगे आए कृपया और हमें मौका दें कि हम आपका सम्मान कर सकें। सभी विद्यालय से आए हुए शिक्षकगण, महोदय महोदय, हाँ नाम हो, सभी टीचर्स को आइए सर, सारे टीचर्स आते रहें और एक एक फोटो हमारे साथ। अरे आइए आप लोग आइए। सर आइए आप लोग किसी तरह का हेजिटेशन मत कीजिए प्लीज। बिल्कुल सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया आज। संजय सर, संजय शर्मा सर, प्रेम यादव सर, वकील साहब, लक्ष्मी मैम, लक्ष्मी मैम प्लीज आप आए। आप
आ जाइए फोटो चलो वो अभी सर आगे आगे सर आगे मैम जेएस कॉन्वेंट से आई पहले मैडम आप आ जाइए दर्शक मैडम आ जाइए संजय सर आप आगे आइए बच्चे आपके बाद आएंगे बच्चे एक मिनट बच्चों को समझ लीजिए प्रिंसिपल और टीचर्स को